So now we will be discussing the fourth principle given by Henry Fayol, which was a unity of command. What do you mean by unity of command? एक सिंपल लाइन में एक इंसान को एक इंसान ही ऑर्डर देगा, ये है यूनिटी ऑफ कमांड. मेरे को एक ही इंसान ऑर्डर देगा, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर्स देगा. दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड इन वन लाइन. लेट अस डिस्कस दिस इन मोर डिटेल. So, each employee should receive orders from one and only one superior. No employee should report to multiple bosses at the same time. If you have an employee in an organization, this employee should be reporting to one superior only. ये पोजीशन कभी नहीं चाहिए कि दो बॉसेस हैं और एक एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय इसको भी रिपोर्ट कर रहा है और इसको भी रिपोर्ट कर रहा है. दिस इज नॉट यूनिटी ऑफ कमांड. फ्योल सेड इन हिज फोर्थ प्रिंसिपल कि अगर एक एम्प्लॉय है, एक सबऑर्डिनेट है, उसको ऑर्डर्स एक ही सुपीरियर से दिए जाएंगे और वो एक ही सुपीरियर को भी रिपोर्ट करेगा. की पॉइंट्स: प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड यू शुड mention this in any answer that you're writing. Wherever you're mentioning unity of command, you have to mention the concept of dual subordination. What does that mean? When one employee reports to more than one bosses at the same time, this is dual subordination. ये जो केस है बेसिकली, ये केस है dual subordination का. boss 1, boss 2, employee is one only. There is boss 1, बॉस 2 और एम्प्लॉय एक ही है. ये बेचारा इसको बॉस को भी रिपोर्ट कर रहा है, ये इस बॉस को भी रिपोर्ट कर रहा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. फ्योल वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. ही सेड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी ही नहीं चाहिए. एंड टू प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ कमांड, व्हिच मींस दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू दिस सुपीरियर ओनली. Ensure the tasks are clear, the roles are defined, and the lines of authority are respected. Authority and responsibility हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. यहीं पे आपको लाइंस ऑफ अथॉरिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है. दिस इज दैट. टास्क आर क्लियर. हर इंसान को क्या काम करना है. अगेन इसको भी डिसिप्लिन में हम बहुत डिटेल से डिस्कस किया है अभी हमने थर्ड प्रिंसिपल में. दैट द टास्क्स हैव टू बी क्लियर, द रोल्स हैव टू बी डिफाइंड. एवरीवन हैज टू नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू and it's in a defined manner. They have to do whatever it is that they have to do. And most importantly, they receive their orders from one person and they report back to the other person, right? Violation of this principle leads to first undermined authority. अगर मैं इस principle को violate करूंगी तो undermine हो जाएगी authority. Now I will explain to you what does undermined authority really mean. Let's come back to this particular scenario. या इसको थोड़ा और clearly हम लोग लिख लेते हैं. देखिए, दिस इज वन बॉस, से बॉस 1 और ये है बॉस 2 और ये है एम्प्लॉय एक ही, विच इज एम्प्लॉय 1, राइट? दिस एम्प्लॉय इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम दिस बॉस एंड रिपोर्टिंग टू बॉस 1. ही इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम बॉस 2 एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू बॉस 2 एज वेल. ठीक है, ये एक सर्कल बना हुआ है हमारा. ये सर्कल क्या है? ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसको लाने के लिए हम क्या लेके आए? यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? Now, what do you mean by undermined authority? देखिए, ये सिचुएशन अगर चलती रहे, मैं आप इमेजिन करिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं, राइट? और आप दो बॉसेस से बात कर रहे हैं, इनसे भी और उससे भी, राइट? ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है दैट यू स्टार्ट प्रेफरिंग वन बॉस ओवर द अदर. हो सकता है कि आपको एक बॉस ज्यादा अच्छा लगने लगे क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको ब्रीदिंग की स्पेस देता है. और दूसरा जो बॉस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपने रूल्स को हमेशा इन्फोर्स करने की कोशिश करता है, वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है in his approach. So what you will do eventually, or maybe it can also be that one boss does their work very sincerely and the other one is not very sincere. So you as an employee are naturally sort of pushed to prefer one over the other, right? So इससे क्या होगा कि there will be undermining of authority. धीरे धीरे आप एक बॉस को कम सीरियसली लेने लगोगे और दूसरे बॉस को ज्यादा सीरियसली लेने लगोगे. तो जो ये दूसरा बॉस है जिसको आप कम सीरियसली ले रहे हो, उसकी जो अथॉरिटी है वो एक लेवल पे अंडरमाइन हो जाएगी. आप उसे अंडरमाइन करने लग जाओगे. यू विल स्टार्ट टू अंडरमाइन their particular authority, and this is what this means. So this is what will happen अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करो, मतलब अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो ना करो, मतलब कि अगर ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होए, व्हिच मींस अगर ऐसी सिचुएशन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सिचुएशन प्रिवेल करे वेयर वन एम्प्लॉय इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम टू बॉसेस एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू बोथ बॉसेस, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट विल लीड टू अंडरमाइनिंग अथॉरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर बॉस, राइट? देन वी हैव जेपरडाइज्ड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जेपरडाइज हो जाएगा. सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन बहुत डिटेल में थर्ड प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, वो सब कुछ जेपरडाइज हो जाएगा. बिकॉज
it will not be clear. The employee will be confused. मैं इसको बोलूं या उसको बोलूं, इन दोनों ने मेरे को साथ में ऑर्डर दे दिया, तो मैं किसके ऑर्डर को फॉलो करूं? पहले इसके ऑर्डर को फॉलो करूं, ये पहले इसकी मानूंगी तो ये बुरा मान जाएगा, इसकी मानूंगी तो वो बुरा मान जाएगा. So I don't know what is happening. So discipline will be completely jeopardized. Then the order will be disturbed. So this is again the third point, कि order disturb हो जाएगा. Employee is receiving orders from both bosses, boss 1 and boss 2. Should he listen to boss 1 and not listen to boss 2, or should he listen to boss 2 and not listen to boss 1? जो भी order है organization का, वो पूरा का पूरा completely disturb हो जाएगा. And fourth is threatened stability. So when the authority will be undermined, अपने आप discipline jeopardize हो जाएगा, और jeopardized discipline plus disturbed order will अपने आप lead to threatened stability. जो हमारी organization की stability है वो threaten हो जाएगी, और the organization will not be stable anymore because nobody will know what to do. Who do we listen to? Who do we report to first? Whose orders do we follow first? Who is above the other one? और इसी सब में organization फंस जाएगी और काम बिल्कुल भी नहीं होगा, stability गई भाड़ में. Inspired by military organizations where hierarchy and reporting lines are strictly followed. फ्यूल ने बहुत डिटेल में military organizations को ऑब्जर्व किया. उसने देखा कि जो किसी भी कंट्री की military organization होती है, वहाँ हर ऑफिसर को बहुत की कमांड्स को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है, और हर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर होता है, एंड दिस लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी इज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड वेरी सिंसियरली फॉलोड. और इसी मैटर को बहुत डिटेल में विस्तार से समझने के बाद, परखने के बाद, देखने के बाद कि कितनी एफिशिएंसी लेके आता है ओनली मेंटेनिंग one unity of command. Phil said that all of this we also have to एम्प्लॉय इन आवर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. हमें से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लगाना चाहिए, हमें से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रैक्टिस और फॉलो करना चाहिए. इफ देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, देयर विल बी मोर ऑर्डर, देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी, एंड देयर विल बी नो अंडरमाइनिंग ऑफ अथॉरिटी, व्हिच वी जस्ट डिस्कस कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम वायलेट करते हैं इस प्रिंसिपल को, तो क्या क्या होगा, राइट? सो दिस वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दोस ऑफ यू जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक मैंने जो बोला. डोंट वरी, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड होपफुली इट विल बी मोर क्लियर. So, example, a salesperson is told by the marketing manager to offer a 10% discount to a buyer, but the finance department says not to exceed 5%. This conflicting direction is a violation of unity of command principle. So, again, जो example मैंने लिया, इसी में देखते हैं. Right. Let's say what? हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन में ये है हमारा सेल्स पर्सन. This is the person who directly is in contact with our customer. He is the front end of our organization. ये customer से deal कर रहा है, and he is responsible for selling our products to the customer. Now there are two managers above the salesperson. Manager 1 and manager 2. ठीक है? मैनेजर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? मैनेजर 1 रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को. मार्केटिंग. नाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिके, ज्यादा से ज्यादा हमारा कस्टमर इंटाइस हो टू बाय अ प्रोडक्ट. उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है. ही जस्ट वांट्स कि प्रोडक्ट को बिके और सारे लोग जो है वो हमारे पास आए और हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे. दैट इज व्हाट ही वांट्स. तो उसने अपने सेल्स पर्सन को क्या बोला? उसने अपने सेल्स पर्सन को बोला कि प्लीज गिव 10% डिस्काउंट टू कस्टमर. अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में 500 रुपए का है तो 10% डिस्काउंट दे दो, 450 में उसे बेच दो. बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दो, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, बिकॉज ही इज द मार्केटिंग मैनेजर. पीपल विल लुक एट द 10% डिस्काउंट एंड दे विल वांट टू रन एंड रश टू बाय योर प्रोडक्ट बिकॉज दे विल बी लाइक मार्केट में ये सबसे सस्ता मिल रहा है. तो दिस इज द मार्केटिंग मैनेजर. ये उसकी मार्केटिंग टैक्टिक है कि भाई 10% डिस्काउंट दे दो. बट एट द सेम टाइम इस सेल्स पर्सन को ये बोला गया है कि देखो तुम्हें मार्केटिंग मैनेजर की भी बात सुननी है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें फाइनेंस मैनेजर की भी बात सुननी है. तुम्हें इन दोनों लोगों की बात सुननी है. तुम्हें इससे भी ऑर्डर्स मिलेंगे और तुम्हें इसे भी रिपोर्ट करना है, इसे भी फॉलो करना है. और फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि भाई अगर हम 10% डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएगा, हमारे को प्रॉफिट ही नहीं होगा. अगर हम लोग 500 रुपए की चीज को 450 में बेच देंगे तो 480 की तो वो हमको ही पड़ती है. हम 10% का डिस्काउंट दे ही नहीं सकते. हम दे ही सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं. 5% से ऊपर हम चल ही नहीं सकते. मार्केटिंग मैनेजर का क्या है? उसको तो प्रोडक्ट को बेचना है, वो कैसे भी बेचे, उसको तो प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. वो तो बोलेगा 10% या 20% डिस्काउंट दो,
ऐसे नहीं होगा, हम मैक्सिमम 5% डिस्काउंट ही दे सकते हैं इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल, राइट? सो अब क्या हो गया है, ये हो गई है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन व्हेन वन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू मोर देन वन बॉसेस एट द सेम टाइम। ये यहाँ पे हो रहा है, सेल्स पर्सन है, ये दोनों लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, हमारे मार्केटिंग मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है और हमारे फाइनेंस मैनेजर को भी ये रिपोर्ट कर रहा है। ये बोल रहा है भाई तू 10% डिस्काउंट दे, ये बोल रहा है कि भाई तू 5% नहीं दे सकता। अब अगर सेल्स पर्सन बोलेगा कि नहीं मैं 5% ही देता हूँ, तो मार्केटिंग मैनेजर गुस्सा हो जाएगा कि भाई तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने तुम्हें कहा था 10% डिस्काउंट देने के लिए, और ये बोलते नहीं मैं 10% दूंगा, तो फाइनेंस मैनेजर गुस्सा हो जाएगा कि भाई मैंने तुम्हें कहा था ना 5% से ऊपर तुम नहीं जा सकते। दिस विल लीड टू कंप्लीट केओस, और यही सब चीजें यहाँ पे होंगी। देखो, एक मैनेजर की तो उसे अथॉरिटी को अंडरमाइन करना पड़ेगा, वो जिसकी बात मानेगा दूसरे वाले मैनेजर की वो अथॉरिटी को अंडरमाइन कर देगा, फर्स्ट। सेकंड, jeopardize discipline, the salesperson will not know what to do, the discipline will not be there, he will not be able to, which commitment does he honor, ये commitment honor करेगा तो वो नहीं honor होगी, ये honor करेगा तो वो नहीं honor होगी, तो discipline jeopardize हो गया। Then disturbed order, he will not know what to do, again and instability in the company, 5% दे या 10% दे, इसी चीज में सेल्स पर्सन फंसा रह जाएगा, ना कंपनी की सेल्स ठीक से हो पाएंगी, ना कंपनी के फाइनेंसेस ठीक से मैनेज हो पाएंगे, ना बजट मेंटेन हो पाएगा, ना मार्केटिंग ढंग से होगी, अल्टीमेटली कुछ भी ढंग से नहीं हो पाएगा। सो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। इफ यू डोंट फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, आई बिलीव आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा व्हाट दिस प्रिंसिपल इज अबाउट, यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज दिस वन पर्सन इज receiving orders from both superiors. This should not be the case. Ultimately, he either receives orders only from the marketing manager, maybe the marketing manager discusses separately discusses things separately with the finance manager and then gives this person the orders, or our finance manager discusses things separately with the marketing manager and discusses things with a salesperson. But ultimately what should be the case is that there should be one manager and one person, and he directly से orders receive करेगा और directly इसको report करेगा, that's it. This is the manager and this is our salesperson. This should be the case. यहाँ पे dual subordination नहीं है, ये dual subordination है, and this is the ideal case which should be, right? So solution, such conflicts can be avoided through proper coordination and among departments, which is what I said. So departments need to coordinate with each other. Marketing manager needs to coordinate with the finance manager and give directions to the salesperson, but only one person needs to give directions to the salesperson. This is the principle of unity of command. फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं again very very interesting unity of command किस तरीके से महाभारत में लोगों ने unity of command फॉलो करी थी। हम देखते हैं कि जो पांडव थे उनको सिर्फ एक इंसान गाइड करा था, and that was Shri Krishna. Every time we hear about Pandavas, or we see their side of the story, we see how only Krishna Bhagwan was guiding the Pandavas, and they were all listening to him. So whatever strategy had to come into play, everything was decided by Krishna and Krishna ji, and nobody would break his orders or nobody would go against him. और nowhere in the Mahabharata do we see कि किसी भी पांडव ने बोला कि नहीं हम नहीं बात मान रहे कृष्ण भगवान की, हम तो वो कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है, हम इनकी बात नहीं मान रहे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। They were all receiving orders from one person who was Shri Krishna. So this is unity of command at play, because there was only one superior giving orders to subordinates. They were supposed to report to him and they were supposed to listen to what he said. They were supposed to follow his orders. They were more efficient and ultimately they won. But when we look at the Kauravas, अगर हम कौरवा कैंप को देखें तो we had Bhishma Pitama, who was the chief army, the chief who led the army for certain time, and then it was given to somebody else when he was eliminated. Then we had Dronacharya, there was Karn, there was also Shakuni, there was also Duryodhan. So imagine if you were a warrior, आप imagine करिए कि अगर आप कौरवा कैंप के एक वॉरियर होते तो आप कितने कंफ्यूज हो जाते। मतलब यू आर अ वॉरियर एंड आपकी सिंपल सी जॉब है कि आपको ना जंग लड़नी है, पर आप किसकी सुनो? अगर आप कौरवा साइड पे हो, राइट, आप किसकी सुनोगे? भीष्म पितामह की, द्रोणाचार्य की, कर्ण की, शकुनी की, दुर्योधन की? कितने लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी बातें सुनूं। ये क्या केस है? ये ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का केस है। दिस इज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रही है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम अगर आप पांडव आर्मी में हो, if you are a Pandav and you are a warrior, you are only listening to Krishna. He was the source of everything, all ideas, all strategies, everything, whatever he said had to be done. And therefore there is clarity कि जो कृष्ण जी ने कह दिया है वो ही हमें करना है. This is unity of command. There is no dual subordination over here. Whereas as opposed to we see what was happening in the Kaurava camp. So this is a
इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड यूनिटी ऑफ कमांड एट प्ले, कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस ये भी था कि यूनिटी ऑफ कमांड का एक बहुत बड़ा प्ले, इट वाज एट प्ले बिकॉज there were too many people here, too many people making decisions on the Kaurava side with respect to the war and the war strategies, which is why there was dual subordination. Then we see a practical example, a practical area where unity of command is applied, which is the aviation industry. Aviation industry में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप commands को compromise नहीं कर सकते. In airlines like Indigo or Emirates, the pilot follows one command channel: air traffic control, flight operations head. Multiple inputs will lead to distraction. अब आप देखिए कि अगर एक pilot है जो air में है, उसको 100 लोग orders दे रहे हैं. You literally flying a plane and you're in the air, and then you have to take fast decisions and you need to have clarity as to where you're going and what you're supposed to do. अब इमेजिन करिए पायलट है, वो प्लेन उड़ा रहा है और उसको 100 तरीकों से 100 जगहों से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसे करो, अरे नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, अरे नहीं राइट ना तो लेफ्ट लो, अरे लेफ्ट नहीं राइट लो, तो वो तो प्लेन क्रैश ही कर देगा. This is one industry, one place where you have to have unity of command, where you have to have one person over the other person, and this one person tells the pilot कि भाई अभी तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे परफॉर्म करना है, तुम्हें वैसे परफॉर्म करना है. The pilot cannot be taking orders from multiple people. That cannot happen. There has to be unity of command. There cannot be there cannot be dual subordination. So there cannot be dual subordination over here. ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं हो सकती वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सेफ्टी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज एनफोर्स यूनिटी ऑफ कमांड विद जीरो टॉलरेंस. तो मेजरली अगर आपको कभी जिंदगी में या एग्जाम में यूनिटी ऑफ कमांड का प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे, सो राइट एनी सेफ्टी क्रिटिकल इंडस्ट्री. Give any industry, give the example of any industry where safety is critical. क्योंकि जब safety critical है, where you have to take fast decisions, where you have to you don't have time to listen to multiple people, there you will have to follow unity of command. And one such example is aviation industry with respect to Indigo or any other airline that you can write. यहाँ पे unity of command pilot को follow करना बहुत important है.